हेलो दोस्तों, वेलकम टू ओनली आईएएस। जब भी हम नाम सुनते हैं नोबेल प्राइज़ का तो सबसे पहले हमारे दिमाग में आते हैं अल्फ्रेड नोबेल जी। आप सभी जानते हो कि 1895 के अराउंड अल्फ्रेड नोबेल जी ने जब अपनी लास्ट विल लिखी तो कहीं ना कहीं उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं, अलग अलग हर साल नोबेल प्राइज़ दिए जा रहे हैं। इस बार के जो नोबेल प्राइजेज हैं वो हमें 3 से 10 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेंगे। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मेडिसिन के रिगार्डिंग जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है उसके बारे में। उसके पहले आप जान लो कि टोटल जो नोबेल प्राइज़ होते हैं हमें अलग अलग 6 फील्ड्स में देखने को मिलते हैं, दैट इज़ इकोनॉमिक्स, लिटरेचर, केमिस्ट्री, फिजिक्स, पीस एंड आज हम देखेंगे मेडिसिन के बारे में। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए। ये क्वेश्चन हमसे यूपीएससी ने 2019 में पूछा। यहाँ पर पूछा गया कि डेनिसोवन, ये जो नाम बार बार हमें न्यूज़ में देखने को मिलता है, ये किससे रिलेटेड है? क्या ये किसी डायनासोर के फॉसिल के से रिलेटेड है, या एक अर्ली ह्यूमन स्पीशीज़ है, या केव सिस्टम है जो कि नॉर्थ ईस्ट इंडिया में फाइंड किया गया है, या फिर एक जूलॉजिकल पीरियड इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट? तो सभी को इंश्योर करना है क्या कि इस क्वेश्चन को एक बार अटैम्प्ट करने की कोशिश करेंगे नीचे कॉमेंट सेक्शन के अंदर। अब चलते हैं आगे वीडियो के अंदर। तो जब मैं बात करता हूँ मेडिसिन की, तो इस बार का जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है स्वांते पाबोजी को। ये एक स्वीडिश एकेडमिशियन है एंड साथ ही साथ इनको जो नोबेल प्राइज़ मिला है वो मिला है जो इनकी रिसर्च है रिगार्डिंग ह्यूमन एवोल्यूशन। इन्होंने अलग अलग डिस्कवरीज करी हैं जहाँ पर जो होमिनियंस, यानी कि जो आप जानते हो जैसे ह्यूमंस को क्या बोलते हैं, ह्यूमंस को बोला जाता है होमोसेपियंस। अब होमोसेपियंस के जो एक तरह से बोल दीजिए क्लोजेस्ट रिलेटिव है, ठीक है, उनको हम बोल देते हैं होमिनियंस। ये आज के टाइम पे हमें एक्सटिंक्ट हो चुके हैं तो हमें देखने को नहीं मिलते, पर ये होमोसेपियंस जो आज के प्रेजेंट डे ह्यूमंस हैं उनके क्लोजेस्ट रिलेटिव माने जाते हैं होमिनियंस। तो इनकी इन्होंने डिस्कवरी करी, इनके जो पीछे का जो जीनोम सीक्वेंसिंग थी उनको आइडेंटिफाई किया। तो कहीं ना कहीं जब हम इन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन को पढ़ते हैं, हम उससे ये जान पाते हैं कि ओवर द टाइम ह्यूमंस किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, होमोसेपियंस के आज जो फीचर्स देखने को मिलते हैं वो किस तरह से ओवर द टाइम चेंज हुए हैं, उनके बारे में हमें और आइडिया मिलता है। तो देखो, इसके बारे में थोड़ा अगर मैं और बताऊं तो आप देख सकते हो कि एवोल्यूशन किस तरह से हुई। तो जैसे फॉर एग्जांपल आप जानते हो चिंपैंजी के बारे में, तो ह्यूमन जो होमोसेपियंस बोल सकते हो उनका एक तरह से स्टार्टिंग पॉइंट तो सेम ही है, बट कहीं ना कहीं चिंपैंजीज की एवोल्यूशन अलग तरह से हुई, ह्यूमंस की अलग तरह से हुई, जो कि बन गया आज के टाइम पे होमोसेपियंस। पर होमोसेपियंस के भी तो अपने कुछ क्लोजेस्ट रिलेटिव हैं, और वो कौन है? दोज आर निएंडरल्स और साथ ही साथ डेनिसोवा। तो इनका जो सबसे इंपॉर्टेंट काम रहा स्वांते पाबोजी का वो था, इन्होंने निएंडरल्स के बारे में काफ़ी अच्छे से स्टडी करा, साथ ही साथ डेनिसोवा के बारे में भी इन्होंने काफ़ी जानकारी प्राप्त करी। साथ ही साथ इनकी जो जीनोम सीक्वेंसिंग है निएंडरल्स की, वहाँ पर ये मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, जिससे हमें ह्यूमन एवोल्यूशन के बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जानने को मिलती है। थोड़ा सा मैं इसको और आपको डिटेल में बताता हूँ। देखो, जब हम बात करते हैं ह्यूमंस की यानी कि होमोसेपियंस की, तो आप सभी जानते हो कि जो होमोसेपियंस हैं उनका ऐसा माना जाता है कि जो ओरिजिन था कहाँ पे था, दैट इज इन अफ्रीका। और अफ्रीका में किस टाइम पर? ये था नियरली 3 लाख साल पहले, यानी कि आज से 3 लाख साल पहले कहीं ना कहीं जो होमोसेपियंस थे वो अपीयर कहाँ हुए? अफ्रीका के अंदर। ऑन द अदर हैंड जब मैं बात करता हूँ जो बाकी है, जैसे निएंडरल्स की मैंने बात करी, जो क्या थे ह्यूमन होमोसेपियंस के क्लोजेस्ट रिलेटिव्स, ये हमें कब से अपीयर होने देखने को मिले? ये अपीयर हुए आज से 4 लाख साल पहले। यानी कि ऐसा मान सकते हो कि निएंडरल्स जो थे वो पहले आए, होमोसेपियंस बाद में आए। पर आज के टाइम पे क्या है, निएंडरल्स तो एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, और ये एक्सटिंक्ट कब हुए? आज से 30,000 साल पहले। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें देखने को मिली। इसके साथ ही साथ होमोसेपियंस ने तो 3 लाख साल पहले अपीयर हो गए, पर ओवर द टाइम क्या हुआ, इन्होंने दूसरे पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट्स की तरफ माइग्रेशन भी तो मूव करी। अफ्रीका में थोड़ी ना रहे, ये तो इधर को मूव करे, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स में मूव करना स्टार्ट करे। कब मूव करना स्टार्ट करा? ये मूव करने स्टार्ट करे आज से 70,000 ईयर्स अगो। ठीक है, तो देखो 70,000 साल पहले होमोसेपियंस अलग अलग जगह मूव करने स्टार्ट करे, निएंडरल्स आज से 30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हुए। तो बीच में ये जो 40,000 साल है, तो ये जो बीच में 40,000 साल हुए ना, इसके बीच में क्या हुआ? निएंडरल्स एज वेल एज होमोसेपियंस, इनके बीच में क्या हुई? क्रॉस ब्रीडिंग। क्योंकि सेम टाइम पे एग्जिस्ट कर रहे हैं ना, तो क्रॉस ब्रीडिंग हुई। क्रॉस ब्रीडिंग होने के क्या हुआ? एक तरह से जो जीन्स थे वो एक्सचेंज हुए इन 40,000 सालों में बीच में। ठीक है ना, तो इस तरह के जो फीचर्स हैं वो आज के मॉडर्न डे ह्यूमंस में भी हमें देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि इनके बीच में क्या हुई? क्रॉस ब्रीडिंग एज वेल एज जीन्स का एक्सचेंज। जो निएंडरल्स थे वो मोस्टली हमें कहाँ देखने को मिले? वो देखने को मिले हमें यूरोप हो गया,
वेस्टर्न एशिया होगा, इस पर्टिकुलर एरियाज में हमें ये देखने को मिले थे। बट क्योंकि होमोसेपियंस ने भी अपनी माइग्रेशन स्टार्ट कर दी थी मिडल ईस्ट की तरफ और बाकी कॉन्टिनेंट्स की तरफ आज से 70,000 साल पहले, इस वजह से ये क्रॉस ब्रीडिंग जैसे इंस्टेंसेस, जीन्स एक्सचेंज के इंस्टेंसेस हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। इसके साथ ही साथ आप देख रहे हो कि जब जीन्स की बात करते हैं, जीनोम सीक्वेंसिंग की, तो अक्सर हमें डीएनए वगैरह से ये सारी चीज़ें हम कर पाते हैं, हम डेफिनेटली स्टैटिक पार्ट में ये सारी चीज़ें डिस्कस करते हैं, राइट। पर देखो, जब कोई चीज़ मान लो जैसे एक्सटिंक्ट हो जाती है, फिर उसके रिगार्डिंग रिसर्च करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। और यहीं पर स्वांते पाबू ने एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अभी हमने डिस्कस किया ना कि निएंडरल्स आज से 30,000 साल पहले एक्सटिंक्ट हो गए, बट स्वांते पाबू ने इन्हीं के रिगार्डिंग सारी चीज़ें रिकंस्ट्रक्शन करने की कोशिश करी। जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो कि जब भी कोई डीएनए एक तरह से जब भी कोई चीज़ एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो ओवर द टाइम उसके रिगार्डिंग रिसर्च करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कंटेमिनेशन आ जाती है, या फिर जो अमाउंट ऑफ डीएनए है हमें जो मिलना होता है वो काफ़ी कम क्वांटिटी में मिलता है, तो कंटेमिनेशन जैसे इश्यूज हमें देखने को मिलते हैं। पर स्वांते पाबू ने इन्हीं सभी चैलेंजेस को ओवरकम किया, और कहीं ना कहीं इनको माना जाता है कि पैलियोजिनोमिक्स कि ये फाउंडर भी माने जाते हैं एक तरह से। पैलियोजिनोमिक्स का मीनिंग क्या है? ये एक तरह का इन्होंने साइंटिफिक डिसिप्लिन बनाया जिसके अंदर क्या है, जो हम जीन्स की स्टडी हो गया, जेनेटिक्स हो गया, डीएनए हो गया, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हो गया, स्पेशली किसका, एक्सटिंक्ट स्पीशीज का। आप जानते हो ना पेलियो का मीनिंग क्या होता है? पेलियो का मतलब एक तरह से पुराना या फिर काफ़ी ओल्ड जो हो गया है। तो जो एक्सटिंक्ट स्पीशीज के कॉरस्पॉन्डिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन था, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे होमिनियंस की, इन्होंने वो चीज़ जो करी ना, ये आने वाले साइंटिस्ट के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकती है। इनका जो रिकंस्ट्रक्शन का जो प्रोसेस था ना कि किस तरह से हम रिकंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इनका डीएनए, उसके बेसिस पे ओवरऑल ह्यूमन की एवोल्यूशन को, ओवरऑल ह्यूमन की माइग्रेशन को हम समझ सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे पैलियोजिनोमिक्स की फील्ड में देखने को मिलती है, जहाँ पर स्वांते पाबू का एक क्रूशियल रोल रहा है, जिसकी वजह से उन्हें ये नोबेल प्राइज इन मेडिसिन भी मिला है। ठीक है, इसके साथ ही साथ देखो यहाँ पर आप देख सकते हो निएंडरल्स, ये पर्टिकुलर जगह है जर्मनी के अंदर। उसी तरह से इन्होंने क्या किया, एक डेनिसोवा केव है, ये डेनिसोवा केव आप देख सकते हो साइबेरिया के अंदर, सदर्न साइबेरिया के अंदर। यहाँ पर भी इन्होंने क्या किया, इन्होंने इनके बीच में क्लोज रिलेशन फाइंड करने की कोशिश करी। साथ ही साथ इन्होंने करंट ह्यूमंस के साथ भी इनका कंपैरिजन करा। उससे क्या अंडरस्टैंडिंग हुई कि किस तरह से ह्यूमंस आज के टाइम पे एवोल्यूशन इनकी कैसे हुई है। ठीक है ना, तो क्या इनका रोल रहा, किस तरह से आज के जो ह्यूमंस हैं वो कितने यूनिक हैं, किस तरह से बाकियों के साथ इनका क्या रिलेशन था, राइट। और इन सभी चीज़ों के बेसिस के ऊपर हमारा जो हेल्थ सिस्टम हो गया, हमारा बायोलॉजिकल सिस्टम हो गया, यहाँ पर इनका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हो कि जो निएंडरल्स में इन्होंने जो जेनेटिक रिसर्च करी, साथ ही साथ होमिनियंस की एक तरह से जो एक स्पीशीज कह लो डेनिसोवा, एंड साथ ही साथ जो पैलियोजिनोमिक्स था उसकी एक फाउंडेशन रखने के लिए, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, एक्सटिंक्ट स्पीशीज के जेनेटिक्स की स्टडी करते हैं, इन पर्टिकुलर रीजंस के इतना ह्यूमन एवोल्यूशन के अंदर एक स्ट्रॉन्ग रोल प्ले करने के लिए इन्हें मेडिसिन के अंदर नोबेल प्राइज मिला, राइट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी कॉन्ट्रीब्यूशन मानी जा सकती है, जो कि आने वाले फ्यूचर के अंदर बहुत सारे साइंटिस्ट को इंस्पायर भी करेगी, एंड साथ ही साथ रिसर्च के बहुत सारे नए डिमेंशंस को भी ओपन कर सकती है। तो देखो, बीइंग द यूपीएससी स्टूडेंट्स हमें काफ़ी ये चीज़ें आ सकती हैं एग्जाम में, स्पेशली फिल्म्स के अंदर पूछा जा सकता है कि निएंडरल्स अक्सर न्यूज़ में देखे जाते हैं, किससे रिलेटेड है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम में डेफिनेटली पूछे जा सकते हैं। तो एज अ स्टूडेंट हमें क्या करना चाहिए, हमें स्टैटिक को करंट के साथ लिंक करके पढ़ना चाहिए, क्योंकि साइंस टेक्नोलॉजी में अक्सर मैं बात करूँ तो ज़्यादातर क्वेश्चन इस तरह से होते हैं जो आपको करंट अफेयर्स में देखने को मिले, एंड साथ साथ उनके साथ स्टैटिक लिंकेज हमें देखने को मिल सकती है। जो हमारा प्रारंभ कोर्स है उसके अंदर भी यही सारी चीज़ें डिस्कस करी जाती हैं, जिसके अंदर क्या है कि स्टैटिक को आपको करंट के साथ लिंकेज करवाई जाती है, साथ ही साथ आपको प्रॉपर वीडियो लेक्चर की फॉर्म में पूरा सिलेबस कवरेज, टेस्ट सीरीज के थ्रू आपका जो कॉन्सेप्ट है उसकी एप्लीकेशन, एंड साथ ही साथ स्टडी मटेरियल के थ्रू आपको प्रॉपर एक गाइडेंस प्रोवाइड करी जाती है, ताकि इंश्योर किया जा पाए कि जो आपकी यूपीएससी की जर्नी है उसको बहुत अच्छे से कवर किया जा पाए। यहाँ पर प्रीलिम्स, मेंस एज वेल एज इंटरव्यू सारे कंपोनेंट्स कवर किए जाते हैं। तो एक तरह से प्रारंभ बैच आपका वन स्टॉप सोल्यूशन बन जाता है आपकी यूपीएससी जर्नी के लिए, राइट। अगर आपको कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो, अदरवाइज आप कोर्स एनरोल करने के लिए video.onlyas.in पे जा सकते हो। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपको पता लगा होगा कि स्वांते पाबू का क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा, जिस वजह से उन्हें नोबेल प्राइज मिला है इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन। दिस इट फॉर दिस वीडियो, कीप वर्किंग हार्ड, गुड बाय एंड गुड लक।